अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मेरा नाम डॉक्टर साजिद है और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बायोकेमिस्ट्री। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा था विटामिन ए, रेटिनॉल, कैरोटीनॉइड्स। आज हमने जो पढ़ना है वो है विटामिन डी। जैसे कि आप जानते हैं विटामिन डी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी के लिए। इसके बहुत सारे हेल्प आउट्स है। बोन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है ये। तो जितना ये इम्पोर्टेंट है उसी हवाले से इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। विटामिन डी इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन. Its deficiency may cause rickets in children and osteomalacia in adults. सबसे पहली बात जो उन्होंने बताई है यहाँ पर वही बात कि ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन डी इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन। और विटामिन डी की जो कमी है ये बच्चों में रिकेट्स की बीमारी बना देती है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया एक बीमारी होती है जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ भुरना शुरू हो जाती हैं और फ्रेजाइल हो जाती हैं, इजीली टूट जाती हैं। तो ये बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी पैदा करते हैं। अच्छा, विटामिन डी के जो दूसरे नाम है वो कैल्सीफेरॉल, एर्गोस्टिरॉल, एंटी रिकेटेड विटामिन बी है। नीचे इन्होंने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आपने स्ट्रक्चर ज़रूर याद करना, विटामिन डी 2 का भी और विटामिन डी 3 का भी। ठीक है जी। द बॉडी इटसेल्फ मेक विटामिन डी व्हेन इट इज एक्सपोज टू द सन। अच्छा, अगर आपकी बॉडी धूप में ज़्यादा देर रहेगी तो ये खुद से भी विटामिन डी बनाती है। चीज़, बटर, मार्जरीन, फोर्टिफाइड मिल्क, फिश एंड फोर्टिफाइड सीरियल आर फूड सोर्स और गुड सोर्स ऑफ विटामिन। ठीक है, गुड फूड सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है कि चीज़ अगर आप खाते हैं, बटर खाते हैं, मार्जरीन वगैरह खाते हैं, मिल्क पीते हैं, फिश वगैरह खाते हैं, तो ये क्या है, ये एक अच्छे सोर्सेज हैं विटामिन डी के। आइए थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ते हैं विटामिन डी की। दीज आर स्टीरोल विच आर प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी। ये स्टीरोल्स होते हैं जो कि प्रीकर्सर होते हैं विटामिन डी के, मतलब स्टीरोल्स होते हैं ये और ये प्रीकर्सर हैं विटामिन डी के। एज सच विटामिन डी नहीं होते, तो जो ही ये एक्सपोजर होता है इन द सन तो ये विटामिन डी में कन्वर्ज हो जाते हैं। देयर अबाउट 10 कंपाउंड्स ऑफ विटामिन डी आर नेम्ड एज D1, D2, D3, D4, D5, D6, 7, 8, 9 एंड 10। विटामिन डी के मुख्तलिफ 10 किस्म के कंपोनेंट्स हैं। Out of these, only 2 have anti-ricketted property. और ये जो 10 कंपाउंड्स है विटामिन डी के, इनमें से सिर्फ 2 ऐसे हैं जिनमें एंटी रिकेटेड प्रॉपर्टी है कि वो रिकेट्स की डिजीज नहीं होने देते। वो कौन से हैं? एर्गोस्टिरॉल, जिसको विटामिन डी 2 कहते हैं, और कैल्सीफेरॉल, जिसको विटामिन डी 3 कहते हैं। एर्गोस्टिरॉल जो है इसकी जो ओरिजिन है वो वेजिटेबल ओरिजिन है और जो कैल्सीफेरॉल है इसकी एनिमल ओरिजिन है, मतलब ये एनिमल से हासिल किया जाता है, और जो एर्गोस्टिरॉल है ये वेजिटेबल से हासिल किया जाता है। अच्छा, एर्गोस्टिरॉल ये प्रो विटामिन है और इस पे जब यूवी रेज पड़ती हैं सन की तो ये एर्गो कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है
और जब जो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है प्रो विटामिन D3 उस पर जब पड़ती है तो वो विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अभी मार्केट में एज सच कन्वर्टेड फॉर्म भी अवेलेबल है, मतलब कोलेकैल्सिफेरॉल ही अवेलेबल है। D2 एंड D3 आर द सेम फिजियोलॉजिकल एक्शन इन मैन। और ये D2 हो या D3, प्लांट ओरिजिन हो या एनिमल ओरिजिन, इन दोनों का सेम इफेक्ट्स है मैन के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर। सोर्सेज, विटामिन डी इज नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। विटामिन डी जो है ये नेचर के अंदर अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कॉड एंड अदर फिश लिवर ऑयल आर बेस्ट सोर्स। कॉड जो है ये एक फिश का नाम है। कॉड और अदर जो फिशेज हैं उनका जो लिवर ऑयल है उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में ये कोलेकैल्सिफेरॉल अवेलेबल है। द फ्यू रिच सोर्सेज आर लिवर ऑफ द एनिमल्स, या फिर दूसरे जानवरों के लिवर्स में, विच फीड फिश, उनमें फिशेस भी आ जाती हैं, एग के अंदर भी, बटर के अंदर भी, मिल्क के अंदर भी होता है। D3 कंटेंट ऑफ मिल्क डिपेंड ऑन एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट। विटामिन डी फॉर्म इन द स्किन ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अल्ट्रावायलेट रेज। और विटामिन डी जो है ये ह्यूमन बीइंग की स्किन के अंदर भी बनता है जब सूरज की शुआएं इस पे डायरेक्टली पड़ती हैं। एक्टिवेशन ऑफ विटामिन D3। विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर जाके एक्टिव कैसे होता है, आइए इसको पढ़ते हैं। विटामिन डी इज नॉट एक्टिव एज सच। अगर आप विटामिन खा लेते हैं तो वो एक्टिव नहीं होता। उसके लिए क्या करना पड़ता है, कोलेकैल्सिफेरॉल जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर सेल्स, उस पर वो वहाँ पर एक्ट डाउन होगा। 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल जो है वो किडनी उसको करेगी 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, कैल्सिट्रॉल जिसे कैल्सिट्रायोल जिसे कहते हैं, वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। इसमें अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो D3 की फॉर्मेशन में, D3 की कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले पैराथायरॉयड हार्मोन PTH। हाइपोकैल्सीमिया, जब कैल्शियम लेवल कम होगा तो भी D3 की कन्वर्जन ज़्यादा होगी। हाइपोफॉस्फेटीमिया, फॉस्फोरस का कम होना। एस्ट्रोजन लेवल, हाँ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। जो ही ये कम होते हैं तो ये कम नहीं, ये दो ऐसे हार्मोन्स हैं, ये दोनों अपनी अवेलेबिलिटी से विटामिन डी की कन्वर्जन में, विटामिन डी की एक्टिवेशन में हेल्प आउट करती हैं। सप्रेस किससे होते हैं, ज़्यादा अगर विटामिन डी आप खा लेंगे तो आपकी कन्वर्जन जो है वो रुक जाएगी। कैल्सिट्रायोल भी अगर होगा आपकी बॉडी में तो भी कन्वर्जन रुक जाएगी। इंक्रीज लेवल ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है जी। तो ये कुछ उन्होंने फीचर्स फैक्टर्स बताए हैं जिसकी वजह से विटामिन डी जो है वो उसकी कन्वर्जन, उसकी एक्टिवेशन या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। आइए अब इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ विटामिन डी क्या हैं। विटामिन डी प्रमोट्स द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। विटामिन डी जो है ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से जो है उसकी हेल्प आउट करती है। मतलब आपने कुछ खाया, अगर आपके फूड में कैल्शियम मौजूद थी तो विटामिन डी जो है वो उस फूड में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मददगार साबित होगी। इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन एटीपेज पंप इन इंटेस्टाइन सेल्स। तो कैल्शियम हाइड्रोजन एटीपेज जो पंप है उसकी भी फॉर्मेशन में विटामिन डी हेल्प करता है। उसके बाद है फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट इज इंक्रीज बाय विटामिन डी। जो विटामिन डी है उसकी जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन है उसको भी बढ़ाती है। सीरम कैल्शियम लेवल। विटामिन डी मेंटेन द सीरम कैल्शियम लेवल बाय इंक्रीज इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। इंक्रीज द मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ओल्ड बोन्स। मतलब अगर कैल्शियम की बात करें तो ये कैल्शियम लेवल्स को कैसे बढ़ाती है ये देख लें। सबसे पहले कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में से करवाएगी। दूसरा जो कैल्शियम की मोबिलाइजेशन है बोन्स के अंदर उसको बढ़ाएगी, हरकत को बढ़ाएगी।
और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम को भी बढ़ाएगी, कहाँ से, किडनी के अंदर कॉन्वोलेटेड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में से रीअब्जॉर्प्शन, बाहर नहीं, बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होने देगी। ग्रोथ ऑफ बोन्स, प्रमोट एंडोकॉन्ड्रल ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स, ये जो लॉन्ग बोन्स हैं इनकी जो एंडोकॉन्ड्रल ग्रोथ है उसको भी बढ़ाएंगे। नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फेवर बोन मिनरलाइजेशन, तो जो नॉर्मल लेवल होगा कैल्शियम का और फॉस्फेट का वो बोन्स की मिनरलाइजेशन में हेल्प आउट करेगा। बोन्स के अंदर ज़्यादा मादनियात जो है ना वो इकट्ठे होंगे, बोन मजबूत होगी। इट इंश्योर्स दैट कैल्शियम इज डेपोजिट इन द बोन्स, उससे फिर कैल्शियम भी डेपोजिट होंगे बोन्स के अंदर, बोन्स ज़्यादा मजबूत होगी। पैराथायरॉयड एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इज स्टिमुलेटेड इन विटामिन डी डेफिशिएंसी। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसमें विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो स्टिमुलेट हो जाएगी। हाइपरकैल्सीमिया, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड की जो ग्लैंड है हाइपर, जब कैल्सीमिया कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। हाइपोकैल्सीमिया में क्या होगा कि जब कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो आपके पैराथायरॉयड हार्मोन की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। लो ब्लड कैल्शियम डिटेक्टेड एट पैराथायरॉइड्स, लो ब्लड कैल्शियम डिटेक्टेड एट पैराथायरॉइड्स, तो ये कि उन्होंने पूरा चार्ट बनाया है। तो पैराथायरॉइड से किडनी की तरफ और बोन्स की तरफ जाएंगे। बोन्स में क्या होगा, पीटीएच स्टिमुलेट ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, बोन इज रीअब्जॉर्ब्ड विच इंक्रीज रिलीजेस कैल्शियम इनटू द ब्लड स्ट्रीम, किडनी जो है वो पीटीएच स्टिमुलेट्स करेगी, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम यूरिन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द फॉस्फेट, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, विटामिन डी कॉजेज इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, और फाइनली क्या होगा कि सीरम लेवल जो है कैल्शियम का वो बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो अब आए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टीथ पे, टीथ पे विटामिन डी का क्या इफेक्ट आता है। विटामिन डी हेल्प्स इन नॉर्मल टीथ फॉर्मेशन, दांतों के बनने के अमल में विटामिन डी जो है वो हेल्प आउट करता है दांतों को बनाने के फॉर्मेशन होने में। इफ विटामिन डी इज लैकिंग मेल फॉर्मेशन ऑफ द टीथ अक्कर, और अगर विटामिन डी की कमी होगी तो दांत जो है वो ठीक से नहीं बनेंगे। कैविटी फॉर्मेशन, दूर दूर दांत बन सकते हैं, बीच में कैविटी बन सकती है। हाइपोप्लास्टिक टीथ बनेंगे तो बारीक छोटे नुकीले बनेंगे। डिफेक्टिव एनामल एंड डेंटाइन फॉर्मेशन, डेंटाइन वही नुकीले और डिफेक्टिव एनामल, उनके ऊपर जो एनामल होता है दांतों के ऊपर वो डिफेक्टिव होगा, वो ठीक नहीं बना होगा। इफेक्ट ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या करती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी मे कॉज रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्ट्रोमलेशिया इन एडल्ट्स। तो ये पहले भी बात हुई कि विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी होगी तो बच्चों में रिकेट्स की डिजीज हो जाएगी और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया की डिजीज हो जाएगी। अच्छा रिकेट्स क्या होती है उसको पढ़ लेते हैं। इट इज डिजीज प्राइमरली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी इनटेक ऑफ विटामिन डी बट एन इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ द कैल्शियम फॉस्फोरस एंड सनलाइट में ऑल्सो प्ले अ पार्ट। वो ये कह रहा है कि रिकेट एक ऐसी बीमारी है जो बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी की वजह से होती है, लेकिन इसके साथ कैल्शियम का, फॉस्फोरस का और सनलाइट का प्रॉपर ना मिलना भी इस चीज को बढ़ावा देता है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है और रिकेट्स की बीमारी हो जाती है बच्चों में। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन अ लोअर कैल्शियम लेवल, विटामिन डी की कमी होने की वजह से कैल्शियम लेवल जो है वो कम हो जाता है। विच स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पीटीएच विच एक्ट टू द रिस्टोर द प्लाज्मा कैल्शियम द एक्सपेंस ऑफ द बोन कैल्शियम। तो फिर होता क्या है कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन है
जो कैल्शियम लेवल जब कम होता है तो पैराथायराइड हार्मोन ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा लेवल जो है वो आपका रिस्टोर होता है। द एक्सपेंस ऑफ द बोन कैल्शियम, फिर उसकी वजह से होता है कि बोन से कैल्शियम लिया जाता है, हड्डियों से कैल्शियम को निकाला जाता है। सीरम फास्फोरेट लेवल इज डिक्रीज टू 1 to 2 मिलीग्राम। सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो 1 से 2 मिलीग्राम तक गिर जाता है, हालांकि ये 4 to 6 मिलीग्राम तक होना चाहिए। रिकेट इज ऑल्सो सीन क्लिनिकली व्हेन देयर इज डिफेक्ट इन द कन्वर्जन टू कैल्सिट्रोल। और रिकेट एक तो विटामिन डी की कमी की वजह से हो रहा है, दूसरा कैल्शियम लेवल डिक्रीज होने की वजह से हो रहा है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि विटामिन डी इनटेक तो हो रहा है लेकिन उसकी प्रॉपर कन्वर्जन नहीं हो रही उस फॉर्म में जिस फॉर्म में वो एक्टिवली बॉडी को मुहैया होगा, तो उस वजह से भी रिकेट्स हो सकती है। नेक्स्ट है बोन्स, हड्डियां। तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम bones become weak and fragile, newly laid bone is uncalcified, various skeletal deformities। तो ये उसने कुछ बोन्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बताया कि बोन्स में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, आपके जो बोन्स के जो सेल्स हैं जिनकी वजह से अंदर मैट्रिक्स बनते हैं, मिनरल्स डेपोजिशन होती है, वहाँ पर खला आना शुरू हो जाएगा। सेकेंड है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स में से कैल्शियम निकल कर बॉडी इस्तेमाल करना शुरू कर देगी, तो बोन्स में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा। बोन्स बिकम वीक एंड फ्रेजाइल, बोन जो है वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएंगी। फ्रेजाइल होता है कोई चीज़ जो जल्दी टूट सके। न्यूली लेड बोन इज अनकैल्सिफाइड, और जो न्यू बोन्स बनेंगी वो इंतहाई कमज़ोर होंगी कि उनमें कैल्शियम तो बिल्कुल नहीं होगा। वेरियस स्केलेटल डिफॉर्मिटीज, और बोन्स टेरी भी हो सकती हैं, आपका बॉडी का जो स्केलेटन है वो ख़राब भी बन सकता है। बो लेग्स, टिबिया बेंड फॉरवर्ड, बो लेग्स जो है आपकी जो लेग्स हैं ये स्ट्रेट नहीं होगी, वो बो हुई होंगी, झुकी हुई होंगी। सेकेंड है रिकेटरी रोजरी, नोड्यूल डेवलप एट द कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन, नोड्यूल्स छोटे छोटे गिरें बन जाएंगी, ठीक है जी, कहाँ पर, रिस्ट पे, एंकल पे, नीज के ऊपर। काइफोसिस हो जाएगा, बैकवर्ड प्रोट्रूड स्पाइन, आपकी जो स्पाइन है वो जो आपने देखा होगा बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं वो थोड़ा सा झुके हुए होते हैं और उनकी स्पाइनल कॉर्ड मतलब उनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी ऊपर की तरफ यहाँ से उभरी हुई होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, काइपोसिस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, काइपोसिस। उसके बाद है लॉर्डोसिस, साइडवर्ड स्पाइन, आपकी जो स्पाइन है वो साइड को निकल जाए उसको लॉर्डोसिस बोलते हैं। स्कोलोसिस, फ्रंटवर्ड स्पाइन, आगे की तरफ स्पाइन चली जाए तो ये क्या है, कुछ डिफॉर्मेलिटीज हैं। क्रेनियोटैप्स, सॉफ्टनेस ऑफ स्कल बोन, आपकी जो स्कल बोन है वो नरम हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, क्रेनियोटैप्स। हैरिसन सुल्कुस, ट्रांसवर्ड ग्रूव्स इन अदर साइड्स ऑफ द बोन्स, आपकी बोन्स के अंदर ग्रूव्स बनना, खड्डे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। पिजन चेस्ट, स्टर्नम प्रोट्रूड अपवर्ड, आपकी जो स्टर्नम है ये बाहर की तरफ निकल के आ जाएगी, इसको बोलेंगे पिजन चेस्ट। ये भी किस वजह से होता है, आपके विटामिन डी कम होने की वजह से, कैल्शियम लेवल के डिक्रीज होने की वजह से। पॉट बेली एब्डोमेन, ठीक है जी। उसके बाद आएगा टीथ में क्या नुकसान होते हैं, इसके जो बेसिकली विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। डिले टीथिंग, दांत देर से आएंगे। मेल फॉर्म्ड, अच्छा अगर आएंगे भी तो टेढ़े मेढ़े, नोकीले, पतले, ऐसे मतलब डिफॉर्मेलिटीज, मेल फॉर्म होंगे। डिफेक्टिव एनामल प्रोडक्शन विच एक्सपोज टू द डिके, और इतने कमज़ोर होंगे कि चॉकलेट्स कीड़ा वगैरह लगने से गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे, डिके होना स्टार्ट हो जाएंगे, टूट फूट ख़त्म हो जाएंगे। कैल्शियम फास्फोरस रेशियो इज मिसबैलेंस, फास्फोरस और कैल्शियम की जो रेशियो है वो मिसबैलेंस हो जाएगी, कैल्शियम ऑलरेडी कम चल रहा है ना। फिर आएगा टेटनी, इट मे अकर व्हेन सीरम कैल्शियम लेवल फॉल टू 1 मिलीग्राम, नॉर्मल 9 to 10 मिलीग्राम, और कैल्शियम लेवल जब 1 मिलीग्राम तक गिर जाता है तो टेटनी हो जाता है। फिर आता है ऑस्टियोमलेशिया,
ऑस्ट्रोमलेशिया जो है ये अडल्ट्स में होता है जब विटामिन डी कम हो जाए। अच्छा, ऑस्ट्रोमलेशिया क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। इट मोस्टली अकर इन वुमेन हु लिटिल एक्सपोजर टू सनलाइट एंड आर इकोनॉमिकली पुअर एंड अंडरगोन रिपीटेड प्रेगनेंसीज एंड लैक्टेशन। होता ये है कि ये ज़्यादातर ऑस्ट्रोमलेशिया फीमेल्स में होता है। अच्छा, किन फीमेल्स में होता है? बेसिकली एक तो जो सनलाइट्स में कम बैठती हैं, दूसरा जिनका खाना पीना जो है ना वो इतना अच्छा नहीं होता, और तीसरा जो बार बार प्रेगनेंसीज में से गुजरती हैं और लैक्टेशंस करवाती हैं, बेबीज़ को फीड करवाती हैं अपना मिल्क, वो जो है ऑस्ट्रोमलेशिया की बहुत बड़े रिस्क पे होती हैं। बोन मिनरल्स आर मोबिलाइज्ड, बोन्स की जो मिनरल्स हैं वो मोबिलाइज हो जाएंगे। एक्सरे शो लेस डेंस एंड लेस मिनरलाइज्ड बोन्स। एक्सरे जो है वो आपकी जो हड्डियां हैं उनको पतला दिखाएंगे, मोटी बोन्स नहीं दिखाएंगे, और उनमें कैल्शियम लेवल्स भी बहुत कम हो जाएगा। बोन्स आर सॉफ्ट वीक एंड इजी टू गेट फ्रैक्चर। बोन जो होंगी वो पतली होंगी, नरम होंगी और आसानी से टूट फूट सकेंगी। बोइंग ऑफ द लेग्स, लेग्स जो है वो बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी। लूजर जोन इज द करेक्टरिस्टिक रेडियोग्राफिक फीचर्स। और आपकी जो हिप गर्डल्स वगैरह और दूसरे जोन्स वगैरह हैं वो भी डिफॉर्मेलिटीज की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। मस्कुलर वीकनेस, आपके जो मसल्स हैं ये वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर और क्लैप्स ऑफ वर्टिब्रा आर कॉमन्स। और बाजुकात तो एवं ही बैठे बैठे, मतलब आप हाथ है वो से सब उठने लगे, हाथ से हाथ का फ्रैक्चर हो जाएगा। या बाजुकात क्या होता है कि जो आपकी वर्टिब्री, आपकी जो कमर है, रीढ़ की हड्डी है, वो बाजुकात उसके मोहरे बैठ जाएंगे। टेटनी में भी मैनिफेस्टेड बाय द कार्पोपेडल स्पाज्म एंड फेशियल ट्विचिंग। और बाजुकात तो ऐसा भी होता है कि आपका चेहरा जो है वो ट्विस्ट कर जाता है, इस तरह हो जाता है। ठीक है जी, ये भी किस वजह से होता है? विटामिन डी की वजह से। और लास्ट पे विटामिन डी क्या आता है? टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन डी। रेज्ड सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल। रेज्ड सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल, अगर तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो गई है, इसको हम हाइपर विटामिनोसिस डी बोलेंगे, तो उसकी वजह से होगा कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल बढ़ जाएगा। प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल इज रेज्ड, प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा। नोजिया, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा। नोजिया, एनोरेक्सिया वगैरह, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। जीआईटी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा, गुर्दों के मतलब किडनी मतलब गुर्दों के अंदर पत्थर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, स्टोन्स। कैल्सिफिकेशन ऑफ बॉडी सॉफ्ट टिश्यूज, पर्टिकुलरली आर्टरीज एंड किडनीज। और किडनीज और आर्टरीज में क्या होगा? कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या था हमारा विटामिन डी जो कि खत्म हुआ। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम विटामिन ई। विटामिन ई इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ई भी क्या है? ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। इट इज इंपॉर्टेंट विटामिन टू मेंटेन द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। और विटामिन ई जो है ये रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही अहम विटामिन है, बहुत अहम रोल है इसका। The origin of the name tocopherol is from tocos mean childbirth and the phero mean bear, implying a substance which increase fertility. तो इसका जो दूसरा नाम है विटामिन ई का वो क्या है? टोकोफिरोल। और टोकोफिरोल निकला कहाँ है? टोको का मतलब होता है चाइल्ड का बर्थ करना, मतलब बच्चे की पैदाइश। तो जाहिर बात है बच्चे की पैदाइश रिप्रोडक्शन से अटैच करती है, तो विटामिन ई जो है वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को बहुत हेल्प करता है, तो इसलिए इसका नाम टोकोफिरोल भी है। टोकोफिरोल भी कहते हैं, एंटी स्टेरोलिटिक फैक्टर भी कहते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट फैक्टर भी कहते हैं इसको। इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, इसको भी जरूर आप याद करिएगा। फिर केमिस्ट्री इसकी पढ़ते हैं। फैट सॉल्युबल, पहला क्या है? इट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। हीट स्टेबल विटामिन है। अल्फा टोकोफिरोल इज द मोस्ट अबंडेंट एंड एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन ए। अल्फा टोकोफिरोल जो है ये
मोस्ट अबंडेंट और एक्टिव फॉर्म है विटामिन ई की। दीज आर ऑल मिथाइल डेरिवेटिव्स ऑफ कंपाउंड टोकोल, और ये मिथाइल डेरिवेटिव्स हैं किसके? टोकोल्स के। सोर्सेज क्या हैं? दिस विटामिन अकर इन नेचर एज लाइट येलो ऑयल। तो ये बेसिकली जो नेचर में अवेलेबल है ये लाइट येलो ऑयल की फॉर्म में अवेलेबल है। एनिमल सोर्सेज इसके क्या हैं? एग यॉग, अंडे की जर्दी, मिल्क, दूध, खास करके काऊ मिल्क, और ह्यूमन मिल्क जो होता है उसमें विटामिन ई ज्यादा होता है। लिवर, चीज, बटर। प्लांट की अगर बात करें तो वीट जम ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल, इनके अंदर ज्यादा पाया जाता है। विटामिन ई इज फाउंड इन कॉर्न, छल्ली, नट्स, ऑलिव्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, vegetable and oil wheat germs, but food alone cannot provide a beneficial amount of vitamin E and supplement may be helpful। और वो ये कह रहे हैं कि बाज औकात विटामिन ई जो है ये खाली अगर हम फूड से लेना तो इनफ नहीं होता, हमें सप्लीमेंट्स लाजिम लेने पड़ते हैं। इसके फंक्शंस की अगर बात करें तो सबसे बड़ा फंक्शन इसका है एंटीऑक्सीडेंट। The main function of the vitamin E is a free radical trapping। free radical trapping मतलब आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसे रेडिकल जो फ्रीली फिर रहे हैं उनको ट्रैप करना, और ये किसका काम है? विटामिन ई का। फ्री रेडिकल ट्रैपिंग एंटीऑक्सीडेंट इन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लिपोप्रोटीन हेल्प इन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ लिपिड मॉइटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेलिज। तो फिर इससे होता क्या है कि जो फ्री रेडिकल्स फिर रहे हैं उनको जब ट्रैप करके बाहर फेंक दिया जाएगा तो जो सेल मेम्ब्रेन की मॉइटी है, लिपिड सॉल्युबिलिटी है, वो मेंटेन रहती है। विटामिन ई एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट इन हाई O2 पार्शियल प्रेशर, आरबीसीज मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड रेटिना। तो बेसिकली जो पार्शियल प्रेशर है O2 का वो भी मेंटेन रहता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई की वजह से, और फिर जो रेटिना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और आरबीसी मेम्ब्रेन है वो भी मेंटेन रहती है। एक्ट एज ए कोएंजाइम, ये कोएंजाइम के तौर पर भी काम करता है। मतलब कुछ जगहों पे ये एंजाइम के साथ मिलके नॉर्मल प्रोसेसेस को हेल्प आउट करवाता है, कैरी ऑन करवाता है। फिर है डीएनए सिंथेसिस। ये जो डीएनए बनने का अमल है उस प्रोसेस को भी हेल्प आउट करता है। मसल्स, इट इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल मसल्स फंक्शंस ऑफ मसल्स। जो हमारे जो नॉर्मल फंक्शंस है हमारे मसल्स का, ये उसको भी हेल्प आउट करता है। केयर ऑफ आरबीसीज, विटामिन ई जो है ये आरबीसीज की केयर भी करता है, आरबीसीज की हेल्प भी करता है। प्रिवेंट फ्रॉम हेमोलाइसिस, आरबीसीज को तोड़ फोड़ नहीं होने देता। किन से? फ्री रेडिकल से, ऑक्सीडेंट से। एक्ट एज ए एक्टिवेटर, इस कुछ ऐसे एंजाइम भी हैं जिनके लिए विटामिन ई जो है वो एक्टिवेटर है। जब तक विटामिन ई नहीं आएगा वो एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे। एंजाइम एक्टिव नहीं होगा तो नॉर्मल प्रोसेस नहीं चलेगा। ठीक है, इसको कोएंजाइम भी कह सकते हैं, एंजाइम एक्टिवेटर भी कह सकते हैं। फिर रिप्रोडक्शन में हमने पहले भी बात की है, इट इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। विटामिन ई जो है ये आपके रिप्रोडक्शन के नॉर्मल प्रोसेसेस को करवाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कीप्स द लेयर ऑफ द एम्ब्रियो हेल्दी एंड इज यूजफुल इन प्रिवेंशन ऑफ हैबिचुअल अबॉर्शन। ये जो है वो आपके एम्ब्रियो की जो जिल्द है, जो झिल्ली है, उसको मजबूत रखता है और अबॉर्शन नहीं होने देता। एक्ट एज ए ड्रग यूज इन एंजाइना पेक्टोरस एंड कोरोनरी इनसफिशिएंसी। जिन पेशेंट्स को एंजाइना की बीमारी होती है उनके लिए ये एज ए ड्रग भी इस्तेमाल हो सकता है। अब विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आइए ये पढ़ते हैं। नंबर 1, हीमोलाइसिस। जाहिर बात है कि अगर विटामिन ई नहीं होगा तो जो ऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं वो क्या करेंगे? आरबीसीज को तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर देंगे। रप्चर ऑफ आरबीसीज मेम्ब्रेन ड्यू टू द इंक्रीज लिपिड पर ऑक्सीडेशन।
तो जो आरबीसीज की जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू द लिपिड पर ऑक्सीडेशन। अडीमा क्या है, स्पेशली इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न पे जो होंगे उनमें अडीमा हो जाएगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मसल जो है वो डिस्ट्रॉफी हो जाएंगे, वो इरेगुलर शेप्स के बनना स्टार्ट हो जाएंगे। रिप्रोडक्शन फेलियर, इवन के विटामिन ई की डेफिशिएंसी रिप्रोडक्शन फेलियर कर देगी। मेल टेस्टिकुलर डिस्ट्रॉफी एंड डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्टिकल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉफी हो जाएंगे, वो अपनी शेप खत्म कर देंगे, शेप उनकी खराब हो जाएगी और स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकेगा, स्पर्म्स नहीं बनेंगे। फीमेल इनफर्टिलिटी ड्यू टू द एबनॉर्मलिटीज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि उनकी इनफर्टिलिटी हो जाएगी, फर्टाइल ही नहीं होंगे, प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। लिवर नेक्रोसिस, लिवर नेक्रोसिस हो जाएगा। प्रीमेच्योर इन्फेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिटार्डेशन, प्रीमेच्योर ग्रोथ होगी, मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं होगा, डेवलपमेंट रिटार्डेशन, बॉडी दिमाग बॉडी ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो पाएंगे। ये कुछ डेफिशिएंसीज थी। अब इसके बाद है यूजेस। हम अभी रिसेंटली विटामिन ई को किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आता है नॉक्टर्नल मसल क्रैम्प्स, रात को जो आपके मसल्स में बेचैनी होती है टांगों में, वो उसके लिए विटामिन ई को इस्तेमाल किया जा सकता है। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज, अगर ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट बने हुए हैं उसमें विटामिन ई को इस्तेमाल किया जा सकता है। एथीरियोस्क्लेरोसिस, ये एक ब्लड की बीमारी है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, उसमें भी विटामिन ई को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है जी। टॉक्सिसिटी अगर हम बात करें तो मोस्ट स्टडीज हैव शोन दैट while taking doses of vitamin E it has not shown toxic effects। तो बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ सामने आई हैं जिसकी वजह से ये पता चलता है कि विटामिन ई की ज़्यादातर कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। तो आज हमने दो विटामिन्स पढ़े हैं, विटामिन डी और विटामिन ई। आइए थोड़ा सा इनका ओवरव्यू ले लेते हैं फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। विटामिन डी जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, और ये अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में नहीं होगा तो बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी हो जाएगी। ठीक है। इसकी जो दो प्रीकर्सर फॉर्म्स हैं वो एर्गोस्टेरॉल और डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है, ये प्रीकर्सर्स हैं। फिर यूवी रेडिएशंस की वजह से ये अपनी एक्टिव फॉर्म विटामिन D2 और D3 में आते हैं। फिश मेनली जो है इसका वो सोर्स है, या फिर लिवर ऑफ अदर एनिमल्स। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन पे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। फिर बोन्स की ग्रोथ पे, टीथ की ग्रोथ पे ये बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छा, उसके बाद रिकेट्स की बीमारी भी बच्चों में हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम लेवल ड्रॉप हो जाएगा और बच्चों में हड्डियां जो हैं वो टेढ़ी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। और टेढ़ी हड्डियां बन सकती हैं, कमज़ोर हड्डियां हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और मज़ीद आपकी चेस्ट जो है वो भी जो है वो पिजन चेस्ट बन जाएगी, फूल जाएगी। जो है आप स्पाइन है आपकी रीढ़ की हड्डी वो भी उभर सकती है ऊपर की तरफ। उसके बाद टीथ की अगर बात करें तो दांत जो है ये डिलेड टीथिंग हो जाएगी, ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में हो जाएगा। टॉक्सिसिटी अगर विटामिन डी की बात करें तो स्वीयर सिम्टम्स आ सकते हैं। विटामिन ई की बात करें, इसको टोकोफेरोल रिप्रोडक्टिव जो नॉर्मल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन के, उसमें विटामिन ई का बहुत ज़्यादा रोल है। केमिस्ट्री की अगर बात करें इसकी तो अल्फा टोकोफेरोल इसका एक्टिव फॉर्म है। सोर्स इसकी जो है वो बेसिकली लाइट येलो ऑयल है। एग यॉक
मिल्क, लिवर, चीज़ वगैरह हैं। फंक्शन इसका एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स पेड़ होते हैं उनको ट्रैप करना, कोएंजाइम, डीएनए सिंथेसिस, मसल केयर ऑफ आरबीसीज और रिप्रोडक्शन है। इसकी डेफिशिएंसी जो है वो रिप्रोडक्शन को ख़त्म कर देगी, आरबीसीज को हिमोलाइसिस कर देगी और लिवर नेक्रोसिस और प्री मैच्योर इन्फेंट ग्रोथ रिटार्डेशन भी हो सकती है। उसके बाद टॉक्सिसिटी अभी तक इसकी कोई भी एज सच नहीं आई है। तो हमारे आज के लेक्चर से बस इतना ही है। इसकी में कुछ अगर को समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। इसको ज़रूर पढ़ें, विटामिन डी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर जो है पेपर्स में आया हुआ है। और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आज के लिए लेक्चर ख़त्म हुआ। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।